हाय फ्रेंड्स, क्लास 12 का चैप्टर 1 है आपका सॉलिड स्टेट और इसका हमारा लेक्चर 1 है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट में जाने से पहले हमने 11th क्लास के अंदर लिक्विड और गैसों के बारे में कुछ बातें पता करी थी, जिसमें 11th क्लास में गैसों से रिलेटेड हमने बहुत कुछ देख लिया था। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम ओनली सॉलिड्स की ही बातें करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमारा सॉलिड है क्या। तो फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज मेनली मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड का जो शेप होता है वो आपका क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका कोई बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, उसका शेप अपने आप में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे। सेकेंड पॉइंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कैसा होता है सॉलिड का, फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स। ठीक है। थर्ड है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो आपस में क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक होता है सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल इतना क्लोज होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, सॉलिड होता है। लिक्विड में क्या होता है, क्लोजली पैक नहीं होके थोड़ा वो दूर रहते हैं, और गैस में ही बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका एटम के रेस्पेक्ट में, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल में, और आप देख सकते हो इसके अंदर कितना ज़्यादा होता है, ये हाई होता है। जैसे कि अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूल और H2 मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पे जो फोर्स होगा इंट्रामोलिकुलर, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी ना किसी फोर्स की वजह से। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। गैसों के अंदर ऐसा नहीं है और लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं है। लिक्विड के अंदर यहाँ पे कम होता है और गैसों के अंदर बहुत कम होता है। फिफ्थ पॉइंट है हार्ड एंड रिजिड। जो सॉलिड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। सिक्स आपका जो सॉलिड होते हैं वो अनकम्प्रेसिबल होते हैं। अनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि जैसे आपने स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग को हम ऐसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, है ना, और इसको एनलार्ज भी कर सकते हैं, बट सॉलिड को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सॉलिड कैसा होता है आपका, अनकम्प्रेसिबल होता है। सेवंथ आपका पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट कैन ऑसिलेट एट देयर पोजीशन। जो आपके सॉलिड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते। तो ये इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट कैन ऑसिलेट देयर पोजीशन। तो ये अपने जगह पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट का मतलब होता है यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं अपनी ही जगह। लास्ट पॉइंट इसका डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। सॉलिड के पास फ्लूइडिटी नहीं होती। जैसे कि हमने देखा है कि लिक्विड के पास फ्लूइडिटी होती है। लिक्विड सरफेस पे अपने आप फ्लो होने लगता है, बट सॉलिड सरफेस पे अपने आप फ्लो नहीं होता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे जो सॉलिड है उसके पास फ्लूइडिटी नहीं है। क्लियर यहाँ तक? अगर आपका क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा डायग्राम है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स का, जिसमें हम लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड हमारा मेनली दो टाइप का होता है, एक तो अरेंजमेंट के बेसिस पे और एक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा सॉलिड टू टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अरेंजमेंट से मेरा क्या मतलब है, देखो जैसे अगर सॉलिड मान लो किसी फिक्स ऑर्डर को फॉलो करके और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं इसके अंदर, अरेंज हो रहे हैं।
तो फिर वो सॉलिड जो होगा वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इफ सॉलिड्स आर इन रैंडम अरेंज, रैंडम अरेंज से मतलब है जैसे एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा यहाँ पे अरेंज हो गया, फिर यहाँ अरेंज हो गया, फिर यहाँ अरेंज हो गया, इस तरह से अरेंज हो गया, मतलब कोई पैटर्न इसके अंदर नहीं है, तो वो जो सॉलिड होगा वो आपका एमोर्फस टाइप का सॉलिड होगा। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हमारा सॉलिड टू टाइप का है, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। इसका डिटेल में हम अभी बात करेंगे। सेकंड आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। हमने देखा है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, बट किस सॉलिड के अंदर किस टाइप का इंट्रामोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड, सेकंड मेटेलिक सॉलिड, थर्ड कोवेलेंट सॉलिड, इसका दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड एंड एटॉमिक सॉलिड। तो ये वाला जो सॉलिड इसके 3 नेम्स आप देख सकते हो, कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड एंड एटॉमिक सॉलिड। फोर्थ आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे नाम से ही इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन हो जाता है। तो अभी हम इसका डिटेल में चलेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार देखो। फर्स्ट टाइप है अपना ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने सॉलिड को 2 टाइप से डिफाइन किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अब डिटेल में हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इन दोनों में डिफरेंस करना हुआ। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो रेगुलर 3D अरेंजमेंट को शो करता है पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स के बीच में कैसा अरेंजमेंट होता है? 3D अरेंजमेंट, रेगुलर होता है। और इसके अंदर 3D अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में, बट वो क्या होता है? रेगुलर नहीं होता है। डोंट शो रेगुलर, रेगुलर नहीं होता। रेगुलर और इरेगुलर में क्या है? जैसे कि यहाँ पर देखिए सॉलिड है आपका रेगुलर, जैसे ए बी टाइप का सॉलिड है, रेगुलर जा रहा है आपका। फिर यहाँ पे मान लो ए आ रहा है, यहाँ पे फिर बी आ रहा है, यहाँ पे फिर ए आ रहा है, यहाँ पे फिर बी आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो कि आपका ए आ रहा है, यहाँ पे फिर बी आ रहा है। इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट है। बट इरेगुलर में ये वाला जो होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये वाला क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस में देखो क्या होगा, जैसे कि ए पार्टिकल है, उसके पास में मान लो ए आ गया, या मान लो उसके नीचे बी आ गया, यहाँ पे आपका फिर बी आ गया, मतलब कुछ भी नहीं, रैंडमली कुछ भी हो सकता है आपका, है ना। ए बी कुछ भी आपका रैंडमली होगा, वो आपका कैसा होगा? एमोर्फस सॉलिड होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको अरेंजमेंट के बेसिस पे। सेकंड आपका दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि एमोर्फस में क्या होता है? ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने लिया NaCl। NaCl का अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अप्रोक्सीमेट 1100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो यहाँ पे मान लो यहाँ से ये मेल्ट होना या बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये यहीं पे क्या हो गया? मेल्ट हो गया, या इसके आसपास की वैल्यू में 1 डिग्री का डिफरेंस हो या उससे कम में ये क्या हो गया? पूरी तरह से मेल्ट हो गया। मतलब स्टार्ट भी मेल्ट होना यहाँ से हो रहा है और कंप्लीट भी यहीं हो गया। मतलब अगर हम बात करें कि इसकी डिफरेंस स्टार्ट और कंप्लीट में कोई डिफरेंस है नहीं है, तो इस तरह के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं शार्प। बीच में गैप नहीं हो, स्टार्टिंग पॉइंट में और कंप्लीट होने में कोई गैप ना हो, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखता है या बॉइलिंग पॉइंट रखता है। बट इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड, ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि मान लो कि इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, प्लास्टिक ले लिया। जैसे प्लास्टिक आपका मेल्ट स्टार्ट हो रहा है, मान लो अप्रोक्सीमेट, मान लो ऐसे एज्यूम करना है, जैसे मान लो 500 डिग्री सेल्सियस ले लिया, इससे ये मेल्ट हो रहा है और ये मान लो पूरी तरह कंप्लीट मेल्ट होगा आपका, जैसे मान लो 700 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में और कंप्लीटिंग पॉइंट में आपको एक क्रूज गैप आ रहा है, ब्रॉड गैप आ रहा है, ठीक है। तो इस गैप को
हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड है आपका, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं शार्प नाइफ से अगर हम कट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो हमें कैसा सरफेस मिलता है? स्मूथ सरफेस मिलता है। स्मूथ भी मिलता है और शार्प भी मिलता है, जबकि इसमें क्या होता है? रफ सरफेस मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्मूथ और रफ, तो आप आसानी से देख सकते हो इनके डिफरेंस। ठीक है। फोर्थ है आपका एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये कैसा होता है? आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये एन आइसोट्रोपिक होता है और वो आइसोट्रोपिक होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसमें क्रिस्टलाइन में। जबकि आइसोट्रोपिक में क्या होता है? किसी भी आप डायरेक्शन में चले जाओ, प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सेम। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि इसके अंदर आपका ए बी और बी। जैसे मैंने कोड ले लिया यहाँ पे ए बी और ए बी, और उसमें जैसे मैंने रेंडम ले लिया ए बी ए बी कुछ भी रेंडम ले लिया। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो मुझे ए बी टाइप की प्रॉपर्टीज मिलेगी। अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो मुझे ए टाइप की प्रॉपर्टीज मिलेगी। मतलब इस डायरेक्शन में भी अलग प्रॉपर्टीज दिखा रहा है और इस डायरेक्शन में भी अलग प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। जैसे मैं इसमें जाता हूँ तो मुझे कोई भी आपका रैंडम अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, कभी ए कभी बी की जैसा। इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो कभी ए आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो कभी बी आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। तो इसमें आपका सेम प्रॉपर्टीज शो करता है इसमें एमोर्फस सॉलिड में। तो जब ऐसी प्रॉपर्टीज हो कि किसी भी डायरेक्शन में जाने पे प्रॉपर्टीज क्या रहे? सेम, तो उस टाइप के नेचर को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है सॉलिड, तो उस टाइप के नेचर को हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक नेचर। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम इसका देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइट वाले चैप्टर में कि आपका लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करता है, तो वहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन इंडेक्स होता है वो डिफरेंट आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आता है। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका कैसा है? एन आइसोट्रोपिक होता है, देख सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आई थिंक क्लियर है सबका। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरे पास? ट्रू सॉलिड्स है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे सॉलिड्स होते हैं? ट्रू सॉलिड्स। और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? नॉट ट्रू सॉलिड्स। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो ग्लास यूज करते हैं वो किस टाइप के होते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं मतलब कि अगर हम ग्लास बनाते हैं तो ग्लास को टाइम टू टाइम अगर हम उसको लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखें और उसको ऑब्जर्व करें तो टाइम पीरियड के बाद ग्लास ऊपर से क्या होता जाएगा? थिक होता जाएगा और नीचे से क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर हुआ सबका? अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल्स है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है डायमंड, KCl, NaCl, KMnO4, NaBr, KBr, Na2SO4 और ZnH और एक्सेट्रा। एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, सब्सटेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये जो आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ये जो सॉलिड्स दिख रहे हैं, इन सब के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज होती है और इन सॉलिड्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर हो सबको? ये डिफरेंस दोनों के बीच में क्लियर हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
देखो बेटा, आगे हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हमने डिफाइन किया था कि सॉलिड आपका 4 टाइप का होता है। तो फर्स्ट है आपका आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड के अंदर बेसिकली आपके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, केटाइन एंड एनाइन। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो सॉलिड होता है वो किससे बना होता है, केटाइन से और अनाइन से। ठीक है, अब ये नेचर के अंदर कैसे होंगे, हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे। नेचर में कैसे होंगे, पोलर होंगे, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि ये पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केटाइन एंड एनाइन से कैसे हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका आयोनिक सॉलिड का NaCl। NaCl हमें पता है किससे बना है, Na+ और Cl-। तो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है, प्लस केटाइन और माइनस क्या होता है, एनाइन। यानी कि ये जो सॉलिड है जो हम यूज करते हैं घरों के अंदर, सोल्ट, ये भी एक टाइप का सॉलिड है और ये किससे बना होता है, केटाइन एंड एनाइन से। सोडियम केटाइन और क्लोराइड एनाइन। इसके बाद हम बात करते हैं ये नेचर में कैसा होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। जैसे कि मान लो कि ये आपको जो सोल्ट मिल रहा है घरों में, तो आपका ग्राइंडिंग वाला और फिल्टर सोल्ट आता है आपका, बट जो सी से हमें सोल्ट मिलता है वो हमें कैसा मिलता है, या उसको बाहर रखने के बाद वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है। आप टच करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा आपको, और ऐसे हल्के से फोर्स में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ब्रिटल भी होता है। अब नेचर में कैसा होता है, पोलर, मतलब जहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज जो होता है वो नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है। सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब अगर मैं सोल्ट को वाटर में डालता हूँ तो यहाँ पे ये उसके अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर घुल जाता है। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो आयोनिक सॉलिड होता है वो पानी के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। फोर्थ आपका बेड कंडक्टर्स इन सॉलिड फॉर्म, मतलब आपका जैसे ये सोल्ट लिया हमने और अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं तो ये क्या होगा, बेड कंडक्टर होगा। इतना अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा पाएगा। रीजन है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म के अंदर इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए आपके पास आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, और आयंस से रिलेटेड है मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी उसके अंदर। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए इसमें सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे बेड कंडक्टर होगा। बट अगर जैसे हम इसको वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे इसके आयंस फ्री हो जाते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं, तो हम बोल सकते हैं मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म का मतलब ये होता है पिघलने के बाद। पिघलने के बाद क्या हो जाता है, ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे क्लियर है ये वाला पॉइंट। आयोनिक सॉलिड बेड कंडक्टर होता है सॉलिड फॉर्म में, बट गुड कंडक्टर होता है मोल्टन फॉर्म में। क्लियर है, ओके। अब इसके एग्जांपल्स देखो, NaCl हो गया, KCl हो गया, KMnO4 हो गया और CuSO4 हो गया। मतलब आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट है अपना मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड जो होता है वो बेसिकली आपका मेटल से बनता है। किससे बनता है, मेटल से। अब मेटल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। इस तरीके के मेटल से आपका, इस तरीके के जो मेटल्स होते हैं वो आपके मेटेलिक सॉलिड होते हैं। अब बात करते हैं ये बनते कैसे हैं, क्या कॉन्सेंट्रेट्स होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपका मेनली कर्नल होता है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कर्नल क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास आयरन का एक सॉलिड है, अगर मैं आयरन के सॉलिड को देखूं तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके आयरन के पास आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ये
3 इलेक्ट्रॉन्स को या 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, बाहर रख सकता है। तो यहाँ पे ये वाला आयरन और ये वाला आयरन, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, C हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, क्लाउड हो गया। और आउटर मोस्ट शेल या ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होगी, यानी कि न्यूक्लियस और भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ये बेसिकली बने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है या नेचर में कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मतलब कि इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका मेटेलिक सॉलिड होता है। वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है मेलिएबल एंड डक्टाइल। उसके बाद अगर हम बात करें इस टाइप की जो सॉलिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं सॉलिड फॉर्म में। अभी हमने देखा था कि ये वाले सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर्स थे, बट ये वाले क्या है, गुड कंडक्टर्स है। रीजन है इसका, यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा पाएगा। इसके एग्जाम्पल जितने भी मेटल होते हैं आपके Ag, कॉपर यानी कि सिल्वर, गोल्ड और एक्सेट्रा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, नेक्स्ट है अपना थर्ड कोवेलेंट सॉलिड, जिसका सेकंड नेम है नेटवर्क सॉलिड, थर्ड नेम है एटॉमिक सॉलिड, यानी कि तीनों इसी के नाम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किससे बना होता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो नेटवर्क सॉलिड में नाम में लिखा हुआ है कोवेलेंट सॉलिड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का सॉलिड होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे ये आपका नॉन मेटल से बना हुआ होगा और इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर। अब इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। मतलब हार्ड भी होते हैं, रिजिड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। जैसे डायमंड हार्ड होता है, रिजिड भी होता है और ग्रेफाइट ब्रिटल होता है, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, जनरली बेड कंडक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके एक्सेप्शंस भी होते हैं जो केमिस्ट्री के अंदर हर जगह आपको मिलेंगे। उन एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे इनमें से एक आपका इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है और एक बेड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस हम बाय डिटेल जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे देख लेंगे। फिर है आपका फोर्थ पॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड बेसिकली आपका मॉलिक्यूल से बना होता है और जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके फोर्स होते हैं, वो लंडन फोर्सेस हो गया, डाइपोल हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इस तरह के वीक फोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वीक फोर्स है मतलब इनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं फोर्सेस के बेस पे हम बोल सकते हैं ये 3 टाइप के सॉलिड्स बनाता है। फर्स्ट नॉन पोलर सॉलिड, सेकंड पोलर सॉलिड और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का सॉलिड। तो फर्स्ट है नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड कौन बनाते हैं, जैसे कि आपके कुछ एटम्स हो गए, हीलियम, नियोन, आर्गन, यानी कि आपका 0 ग्रुप वाले एलिमेंट्स, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं हमें पता है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर। इसका मतलब ये जो सॉलिड्स है या ये जो आपके 0 ग्रुप वाले हैं आपस में जब कनेक्ट होंगे और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर सॉलिड टाइप का बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा I2, Br2, S2, मतलब जैसे हाइड्रोजन गैस को ही ले लो, अगर ये हाइड्रोजन है और दूसरा एक और हाइड्रोजन है, ये दोनों इन दोनों के बीच में जो ये दोनों है आपस में कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई पोल क्रिएट नहीं हो रहा है, ये ना इससे इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है ना इससे इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, तो यहाँ पे कोई पोल क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन पोलर टाइप के हैं, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब यहाँ पे कोई चार्ज जनरेट नहीं होना, किसी का इलेक्ट्रॉन कोई नहीं लेना, पार्शियली चार्ज जनरेट नहीं होना, ये हो गया आपका नॉन पोलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स होता है उनके बीच में होता है लंडन फोर्स। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, लंडन फोर्स होगा, और ये फोर्स कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है।
जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस के बीच में जो फोर्स होगा वो लंडन फोर्स होगा। फिर उसके बाद ये सॉलिड कैसे होते हैं, वीक सॉलिड होते हैं, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नॉन पोलर के अंदर, वो होती है सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होती है आपका, जैसे कि आपने कैंपर देखा होगा, कैंपर यानी कि आपका कपूर, अगर आप उसको इस सॉलिड फॉर्म में होता है, मार्केट में आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लेकिन जैसे उसको जलाते हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होकर डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है गैस में, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में होना, उस टाइप के वो सॉलिड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। फिर आपका पोलर सॉलिड की बात करें तो पोलर सॉलिड पोल जनरेट होना, मतलब जहाँ पे प्लस और माइनस का क्रिएट होना। जैसे कि यहाँ पे HCl की बात करें, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है हाइड्रोजन से, क्लोरीन है, तो क्लोरीन अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ले लेंगे यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए क्लोरीन में, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पोल्स क्रिएट होंगे, इसके हम बोल सकते हैं ये पोलर सॉलिड है। ये जो HCl है ये कैसा सॉलिड है, पोलर सॉलिड है। अब यहाँ पे जो फोर्स वर्क कर रहा है इसके बीच में ये वाला, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, और ये नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट नॉन पोलर से ज़्यादा हार्ड, से कंपेरिजन में क्या होंगे, ज़्यादा हार्ड। कैंपर देखा है हमने, कैंपर सॉलिड होता है बट इतना भी सॉलिड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कैंपर से ज़्यादा सॉलिड होगा आपका HCl वाला। उसके बाद है आपका, इसका एग्जाम्पल HCl हो गया। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है सबको पता है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, अपनी बॉन्डिंग करता है, उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और ये वाला इस वाले के साथ कर लेगा। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल H2 और H2, ये पानी का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों पास पास में रहेंगे, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड वर्क करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करेगा। तभी तो हम देखते हैं कि हमारा जो पानी होता है वो हमें एक सा दिखाई देता है, मतलब ऐसे नहीं कि एक पानी का मॉलिक्यूल इधर दिख रहा है एक इधर दिख रहा है, उनके बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो एक दूसरे के पास पास में रह सकते हैं। तो वहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, आइस देख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इसका चैप्टर का, सॉलिड क्या होता है। इसके बाद हमने सॉलिड्स के टाइप्स देखे थे, दो टाइप से हमारा सॉलिड था। उसके बाद उनके अंदर डीपली हमने इसको और भी आगे कवर कर लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाय। आगे वाली क्लास के अंदर हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।